तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई पार्ट के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं पार्ट नंबर यानी कि एपिसोड नंबर 7 को। आई होप आपको यह सीरीज का एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड देख रखे होंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए पार्ट को। तो लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से जेईएन को साइंटिस्ट ने एक माना क्यूब के अंदर भेज दिया होता है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितने समय में यह निकल सकता है, क्या यह मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। लेकिन जो जेईएन होता है उस एक क्रिस्टल टाइप का कुछ मिलता है और वह उसको देखकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है और बाहरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह माना क्यूब धीरे धीरे करके टूटना चालू हो जाता है, जिसके देखकर वह बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और शॉक होते हैं और वे क्रिस्टल क्यूब धीरे धीरे करके पूरा ऑलमोस्ट टूट जाता है। ये देखकर वह बॉडीगार्ड और साइंटिस्ट कतई भौचक्के के रह जाते हैं और उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं और एकदम से सरप्राइज होते हैं और कहते हैं इसे तो बस गए हुए सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, आखिरकार इसके अंदर हो क्या रहा है और ये जेईएन आखिर कर क्या रहा है अंदर इसके। दूसरी तरफ हमें जेईएन को दिखाया जाता है जो कि माना क्यूब के अंदर होता है, जिसे कुछ दिखाई देता है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हुए भागने लगता है और वहां पर इतना ज्यादा डेंस माना होता है ना, आई मीन कंडेंस माना होता है कि वो महसूस कर सकता है उसके पिन पॉइंट को, आखिरकार कहाँ से इतना माना आने में लगा हुआ है। और वह पॉइंट में इतना माना था कि एक समुद्र के बराबर मान के चलो, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था इसको। और छोटे से क्रिस्टल को देखने के बाद कहने लगता है इसको ऐसा महसूस होने में लगा है कि इस यहाँ का जो इस क्रिस्टल का जो कंडेंस्ड माना है वो इसके आसपास के एरिया से बहुत 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 ज्यादा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस माना क्यूब को जो मेंटेन कर रखा है जो कोर, क्या यह वही कोर है? अगर ये सच है और ये ऐसी बात है तो अगर एक बार मैं इसे तोड़ दूं तो मैं इजीली बाहर निकल पाऊंगा इस माना क्यूब से बिना किसी परेशानी के और मुझे बाहर जाकर यहाँ पर और द एग्जिट सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बिना बड़ी आसानी से निकल जाऊंगा बाहर तो मैं। और वह उस कोर की तरफ बढ़ने लगता है और उस छोटे से क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसको धीरे धीरे करके अपने हाथों से तोड़ना चालू कर देता है और वहीं पर वो जो कोर होता है वो उसके हाथों में टूट जाता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मेरा कहने का मतलब है कि माना रिलीज होता है एकदम फोर्स के साथ और जो कोर जो माना क्यूब होता है वो धीरे धीरे से टूटना चालू होता है। ये देखकर वो भी खुश होता है और आखिरकार इसने 10 मिनट में से क्लियर जो कर लिया और उसे मैसेज आता है तुम्हारी जो पैसिव स्किल है एसेंस ऑफ माना एप्लीकेशन वो तुम्हें मिल चुकी है। और बाहर से हमें माना क्यूब को दिखाया जाता है कि वो टूटना स्टार्ट हो चुका है। ये देखने के बाद बॉडीगार्ड और साइंटिस्ट के मुंह तो फटे के फटे रह जाते हैं, भाई कुछ चला जाएगा आराम से। और इतने शौक तो उन्हें कभी पहला नहीं देखा ऐसा, जब ये हील हुई थी तब भी इतना शौक नहीं देखा था। और खासकर ये बॉडीगार्ड वो कहने लगता है ये देखने के बाद ओ माय गॉड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिए सबके। नॉर्मली इस वर्ल्ड में देखा जाए तो सिर्फ 7% ही ऐसे मैजिशियंस हैं जो माना क्यूब को ब्रेक कर सकते हैं, आई मीन क्रॉस कर सकते हैं। और तो और अगर उन 7% लोगों में से भी उन्हें कम से कम 3 घंटे लगते थे, ऑलमोस्ट एवरेज टाइम मिलाकर देखो तो 3 घंटा लगता था उन्हें क्रॉस करने के लिए भी। और जो बी रैंक के मेंबर्स होते हैं उन्हें 2 घंटा लगा करते थे और जो ए रैंक के मेंबर्स यानी कि ए रैंक के रेडर्स होते हैं उन्हें 1.5 घंटा 1.5 आवर लगा करता था। और जो एस रैंक के रेडर्स हैं वो कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे तक का टाइम लेते हैं लगभग। लेकिन अभी जेईएन ने जो करके दिखाया है वो तो कभी पॉसिबल हुआ ही नहीं स्ट्रीम आज तक। जिसने भी अभी तक इस माना क्यूब को सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट पर तोड़ने की काबिलियत रखी हुई है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उसका नाम कैमेलिया है यूरोपियन यूनियन से। वह वहाँ की नंबर 1 जीनियस थी जिसने रिकॉर्ड बना रखा था 36 मिनट का यानी 36 मिनट का। और अब उस रिकॉर्ड को जेईएन के द्वारा बिना किसी परेशानी के सिर्फ 10 मिनट में तोड़ दिया जा चुका है। अब यह पॉसिबल है, इसके रिकॉर्ड को तोड़ना पॉसिबल भी होगा। और उन दोनों के रिकॉर्ड का जो डिफरेंस है वो 26 मिनट्स का है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अगर यह न्यूज दुनिया में बाहर चली गई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। और तभी फुल रफ्तार से हमें दिखाया जाता है जेईएन को बाहर आता है उसमें से और वह बॉडीगार्ड उसके पास चला जाता है और उसे कहने लगता है वाह जेईएन तुमने तो कभी बवाल मचा दिया, तुमने तो पूरे के पूरे सभी लोगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और तुमने इस माना क्यूब को सिर्फ 10 मिनट में क्लियर कर रखा है। तुम तो वाकई में एक नंबर के अमेजिंग बंदे निकले, मैंने तो इसकी उम्मीद भी ना की थी। तभी ये सुनकर तो वो खुद कंफ्यूज होता है और कहने लगता है एक वेट सिर्फ 10 मिनट लगे मुझे। और तभी साइंटिस्ट उसके पास आती है उन दोनों को बताते हुए कहने लगती है हे जेईएन आखिरकार तुम उस माना क्यूब से इतनी जल्दी बाहर कैसे निकले, मुझे ये बात तो समझ नहीं आई अभी तक। क्या शर्माते रहिए, इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इस लॉन्डे ने इसलिए। और तभी जेईएन उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि मेरा माना क्यूब के अंदर कुछ क्रिस्टल टाइप का ढूंढ दिया था, उसे शायद माना कोर कह सकते हैं हम। और जब मैंने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया और तभी ये देखकर वो सुनने के बाद तो टोटली साइंटिस्ट सरप्राइज होती है और वो फटा का फटा रह जाता है और कहने लगती है क्या तुमने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया। और शौक होते मन में सोचते कहने लगती है वह क्रिस्टल एक ऐसी जगह यहाँ पर पूरे के पूरे माना क्यूब को माना कंडेंस होकर रखा हुआ है, एक ऑर्डिनरी अवेकन तो उसे ढूंढ भी ना सकता, उसके लिए नामुमकिन है। और इस बंदे ने सिर्फ उसे ढूंढा ही नहीं बल्कि मैं उसे अपने हाथों से तोड़ भी दिया।
और यह फैक्ट इसके लिए पॉसिबल है। आखिरकार मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं? मुझे विश्वास नहीं होता इसकी पावर्स पर। इसका मतलब तो एक ही बनता है कि जोयन जो माना पसेस किया हुआ है, इसकी बॉडी के अंदर जो माना है वो उस माना क्यूब से भी कई गुना ज्यादा है। और भाई ये सोचने के बाद वो कपकपाना चालू कर देती है अगर किससे खजाना हासिल कर लिया इस बंदी ने। समझ रहे हो? एक्साइटमेंट, गूज बम्स। और वो खुशी के मारे मतलब बौखला जाती है और खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती। और वो कहने लगती है, अच्छा जेयन, तुम्हें मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम सबसे टॉप रैंकर पर रहोगे हमारे। और आज से इस यूनवा गिल्ड और मेरा नाम यानी कि सेंटिस का नाम लाइन पर रखते हुए मैं ये तुमसे कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मैजिशियन बना दूंगी। और जो जब जी पोज बनाती है ना, कभी बॉम्ब लगती है। और इसकी स्माइल कदे आहा क्यूट लग गई रोंडो को। और इससे पूछने लगती है, क्या तुम तैयार हो आगे के लिए? तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड उसकी मॉम को, जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है, उसकी मॉम से कहने लगती है, वह बंदा अभी तक नहीं आया है जेयन। और उसकी मॉम बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है जेयन की, अभी तक वो नहीं आया है। और कहने लगती है, देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये आज भी लेट हो जाएगा। और तो और वो अपने मोबाइल का भी रिप्लाई नहीं दे रहा है मुझे। तभी हमें एक रोल्स रॉयस दिखाई जाती है जो सामने आकर रुक जाती है उसी घर के। और ये दोनों देखकर सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार अब इस गाड़ी में कौन आया है यहाँ पर? लेकिन उसमें से हमें जेन को निकलते हुए दिखाया जाता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड तो कभी भौचक्की रह जाती है और उसका मुंह फटा रह जाता है और कहने लगता है, ये जेन नहीं है क्या? जरा देखो सही ये कार कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और जरा देखो जेन को, जो कि उस कार में से बाहर आया हुआ है। तभी उसकी मॉम भी सरप्राइज होती है और कहने लगती है, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। और दूसरी तरफ वह देख लेता है कि उसकी मॉम उसका इंतजार करने में लगी हुई है। और वो बॉडीगार्ड से कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो हम तुम्हें बाद में मिलते हैं। और वो हाथ हिलाते हुए हाय कहता है अपनी मॉम को। और उसकी मॉम भी घबरा कर कह रही होती है, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जो मेरा जेयन है वो किसी बुरी आदत या बुरी चीज में फंस गया। सही कहा ना मैंने? कहीं ये झूठ तो नहीं है? और घबराहट के मारे तो भाई उसकी हालत बहुत पतली हो गई होती है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो बहुत ज्यादा जल रही होती है। और भाई नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके सोफे पर बैठकर उसका भाई ऐसे घुर रही होती है जैसे कि अभी क्लास लगने वाली है जेयन की। और उससे पूछने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो अब मुझे बताओ, और तुम कह रहे हो मुझसे कि अब तुम्हें जो वॉरियर तुम बनना चाहते थे अब वो तुम पर सूट नहीं करता है, और इसलिए तुमने एक मैजिशियन बनने का डिसाइड कर लिया है। सही कहा मैंने? तभी जेन उससे क्या लगता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। और जब जेन बताता है कि उसने सारी की सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी तैयार कर रख रखी है, और मेरा जो पेपर वर्क है मैंने अकेडमी में ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, और वॉरियर बनना मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी बड़ा होने वाला है। और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड कहीं बौखला जाती है और सोचते होते क्या लगती है, आखिरकार देखो सही कौन कहने में लगा हुआ है। अभी तक वो बंदा ये कहने में लगा हुआ था कि मैजिशियन के तौर पर फ्यूचर में कोई भविष्य नहीं है उसका। क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया जो तुम्हारा दिमाग फिर गया है, या फिर तुम टोटली पगला गए हो? तभी जो उससे क्या लगता है, तुम्हें पता भी एक पर्सन का माइंड रीड के बराबर होता है, वो कभी भी बदल सकता है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कह लगती है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यह शब्द तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ। समझ रहे हो? तुम्हारे मुंह से सभी जितने भी लोग हैं आसपास के, उसको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे मुंह से। और उससे चिंता करती है, उससे पूछने लगती है और कह लगती है, क्या तुम इसको लेकर ठीक रहोगे आगे चलकर? तुमने पहले वॉरियर बनने का चूज किया था, भले ही तुम में मैजिशियन बनने के लिए ज्यादा पोटेंशियल था, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मॉम और भी ज्यादा परेशानी झेले, क्योंकि तुम ये जानते थे कि मैजिशियन होना इतना ज्यादा पैसे नहीं बनाता है। यहाँ पर वो उस बात को याद करने लगता है। यहाँ पर जीवन ने उससे कहा था फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में, उसे मरवाने के लिए, उस डार्जन में भेजने के लिए, जहाँ पर उसने बता रहे थे कि जो वॉरियर्स हैं अब उसके जो लेवल है वो टोटली गिर चुका है और कोई भी उसे हायर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी जो इंजरी रेटिंग है, फ्रिक्वेंसी रेटिंग मतलब हायर है पहले के मुकाबले। तो जो क्लाइंट है वो बिल्कुल भी हायर नहीं करना चाहते वॉरियर्स को, और वो इस बात को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और तभी उसकी फ्रेंड कह रही होती है, जरा ऐसे बेटे को देखो जो अपनी मॉम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, वे अचानक से अपना एप्लीकेशन बदल दे, अपना पाथ बदल दे। ये तो वाकई बहुत शॉकिंग न्यूज है। तभी जो उससे कहने लगता है, ये बहुत हो गई बकवास, अब इस टॉपिक पे हम बात करना बंद कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर मेरे कमरे में कर क्या रही हो, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर गए हुए हैं? क्या वह लोग फिर से बिजनेस ट्रिप पे चले गए? और तभी वो कहने लगती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और उसके बेड पर लेट जाती है। भाई साहब कुछ उल्टा सीधा होगा, कांड तो गड़बड़ हो जाएगी। और तभी वो बताती है कि तुम्हारी मम्मी जाने की मेरी आंटी ने कहा है कि मैं यहाँ पर सो सकती हूँ जब तक मैं चाहूँ तब तक। तभी जेन उससे क्या लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों इतना ज्यादा पसंद करती हो अपने घर से ज्यादा? मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। आखिरकार तुम इतने छोटे से घर में क्यों आना चाहती हो जब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है? और इस लड़की को देखो तो सही, यह एक अच्छी खासी फैमिली की इकलौती डॉटर है। और इस लड़की के यानी कि यूजुंग की जो पेरेंट्स है वह लोग मॉन्स्टर कॉप्स को डिसमेंटल करते हैं और उनके पार्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में सेल करते हैं। और जबकि हर कंट्री में जो मॉन्स्टर आते हैं वे सभी के सभी डिफरेंट रेसेस के होते हैं, तो वह लोग ज्यादातर बिजनेस ट्रिप पर ही बने रहते हैं। और जिसके कारण जो यूजुंग है वो हमेशा घर पर अकेली रहती है, और अकेले रहने के कारण वह यहाँ पर आ जाती है। और जबकि जो मेरी मॉम है वो यूजुंग के पेरेंट्स के साथ ज्यादा क्लोज है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह है, तो ये ज्यादातर हमारे घर पर ही सोती है। और तभी वो बताता है और उस यूजुंग से कहने लगता है कि ये सब मेरे साथ हुआ था, तो क्या तुम मुझे थोड़ी सी मैजिक थ्योरी सिखा सकती हो प्लीज?
तभी जो यूजिंग उससे कहने लगती है, तुम बस मुझसे शब्दों से ही कहना चाहती हो, कुछ करना नहीं चाहते, मतलब कहना चाहती है, कुछ मांग रही है इसके बदले में, सिखाने के बदले। तभी जो उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम्हें मुझे बता देना चाहिए ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करा सकता हूँ या नहीं। और तभी यूजिंग वहाँ सोचने लगती है, आखिरकार क्या मांगू उससे। और यूजिंग मन में सोचते उससे कहने लगती है कि आखिरकार इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा, आखिरकार तो तुमसे क्या मांगना चाहिए। और वो इधर सोचना चालू कर देती है गहरी सोच में। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती और कहती है, तुम मेरी बस एक इच्छा पूरी कर देना, एक इच्छा, मैं चाहे कुछ भी मांगू, बस उस इच्छा को। और अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मना कर दो, कोई बात नहीं। और तभी जेन बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन उस इच्छा की भी एक एक्सपायरी डेट है, 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें वो इच्छा मांगनी होगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो और डेट निकल जाती है तो तुम्हें उसके बाद कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। और ये सुनने के बाद कहने लगती है, ये तो बहुत ज्यादा चीटिंग है भाई, अनफेयर है, हम नहीं खेल रहे। खैर फिर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है मैं रेडी हूँ। ये सुनने के बाद जेन भी रेडी हो जाता है और कहने लगता है, ये सिर्फ 1 साल की बात है, तो ये जरूर भूल जाएगी इतने समय में तो। और तभी वो उसे चढ़ाते उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम किस तरह की विश मुझसे मांगने वाली हो जिसके कारण तुम्हारे एक्सप्रेशन इतने ज्यादा सीरियस हो रखे हैं। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा अगली दिखोगी। और ये सुनते ही वो जल जाती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है शर्म के मारे, और चिल्लाने लगती है गुस्से के मारे, कहने लगती है, क्या क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और तभी वो याद करती है और गुस्से में उसे घूरना चालू कर देती है और कहने लगती है, हाँ अब मुझे याद आया, तुम मुझे वहां पर अकेले छोड़ के चले गए थे उस दिन, चलो देखते हैं आखिरकार तुम आज मेरे हाथों से किस तरीके से मारे जाते हो। तभी जो उस पिलो से आ जाने की उस तकिया से उसे पीटना चालू कर देती है जेन को। तभी जेन चिल्लाते उसे क्या लगता है, इस छोटे से कारण की तुम इसे इस बुरी तरीके से मारने में लगी है, मुझे ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, वो चढ़ बैठती है उस पर। तभी हमें जेन को मॉम को दिखाया जाता है, वो बाहर उसके दरवाजे के आ जाती है, चिल्लाते उससे क्या लगती है, हे बच्चों शांत हो जाओ, खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। और तभी वो सुन लेती है इसकी बात को और वो भी आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो कहाँ मानने वाली, वो भी एक नंबर की हरामिन ठहरी, कुछ तो चल रहा है, तार बज रहे हैं गिटार। और दोनों ही बात बहुत अच्छे से हंसते खसते खेलने लगते हैं। और इस तरीके की लाइफ देखने के बाद जीवन काफी तो खुश हो रहा होता और कहने लगता है, ये मेरे लिए इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कहीं और पर, यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं और किसी को स्वॉर्ड मारते हुए दिखाया जाता है, एक मॉन्स्टर को पटकते हुए फड़ाम से। और एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके आसपास कहीं डरावना दिख रहा है लुक तो, और उसने एक बहुत बड़े पाइथन टाइप के मॉन्स्टर को वहाँ पर मार दिया होता है। कभी पीछे से उस बंदे के एक बंदा आता है और वो कहने लगता है, मिस्टर मिनसेंगो, हमने अपनी रेड काफी ज्यादा जल्दी खत्म कर ली आपकी मदद से। मुझे तो सच में ये बात याद भी नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब इतनी ज्यादा स्मूथली रेड को खत्म किया हो। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ डाउन ही लग रहे होते हैं। और जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है, अगर आप जैसा कोई बंदा लाइक मिस्टर मिन अगर हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर ले तो ये कितना ज्यादा ग्रेट होगा हमारे लिए। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी गिल्ड को। तभी वो मिन कहने लगता है, मिस्टर मिन कहने लगता है, मैंने अभी तक किसी भी गिल्ड के बारे में नहीं सोचा हुआ है, तो मुझे माफ कर देना इस बारे में। लेकिन वो बंदा मानता नहीं और अपना हाथों से कंधे पर रख देता और कहने लगता है, कम ऑन यार, इस तरीके से हरकतें मत करो मेरे साथ, तुम इस बारे में सोच सकते हो। लेकिन जो मिस्टर मिन होता है वो अपनी आंखों में कुछ करने लगता है। लेकिन वो बंदा उसे धमकाना चालू कर देता है, अगर आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो तो हमारा जो स्कारलेट गिल्ड है वो तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। तभी वो मिन बहुत ज्यादा भड़कने लगता है और कुछ मैजिक टाइप का करता है जिसको देखकर वो बंदा डर जाता है और वो कुछ करने लगता है। और पीछे जैसे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें कदम डरावनी होती है और टोटली खाली होती है, जैसे कि उसमें उस बॉडी के अंदर कोई सोल मौजूद ही ना हो। और कुछ चेन टाइप का निकलता है, उसे बांध लेता है। वो बंदा देखकर वो डर जाता है और उसकी फटके 264 हो जाती है और उसकी आंखों में भी कुछ होने लगता है। और वहां पर सिर्फ एनर्जी आ जाती है और एक एनर्जी गोला टाइप कुछ उसके हाथ में आ जाता है मिन के, और वो एक मैजिक टाइप का मंत्र पढ़ता है और उसकी जो ग्रीड होती है उसको गाली देता है और उसकी ग्रीड के लिए, उसकी लालच के लिए कुछ मंत्र पढ़ता है। और इसको देखते कह लगता है, एक ह्यूमन से बस यही अपेक्षा की गई थी मेरे से। और तो और कह लगता है, सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है जिनके पास इतनी ज्यादा लालच है। और वहां से वह गायब होना चालू हो जाता है और जो दूसरा बंदा होता है वो सिर्फ वहीं खड़ा रहता है और अचानक से होश में आता है। और तभी वो सामने देखता है तो मॉन्स्टर मरा पड़ा हुआ होता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करने में लगा हूँ फिर से। और अभी अभी जो भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता है और वो टोटली कंफ्यूज है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर जो भी हुआ कुछ भी याद नहीं मुझे, और ये मैं यहाँ पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ट्रैक सीन में हमें दिखाया जाता है सेंथिस को, जो कि जेन से कह रही होती है कि हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारी स्किल्स और रिफ्लेक्सेस को जानना चाहती हूँ। दूसरे शब्दों में हम तुम्हारे साथ एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं, हम इसे स्पेयर कहते हैं। और तभी जेन उससे कह लगता है, क्या अच्छा स्पेयर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा स्टार्टिंग से मेरे लिए। तभी सेंथिस उसे चिढ़ाते हुए उस जेन से कहने लगती है, यहाँ पर एक ऐसे बच्चे को तो ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए जिसने 10 मिनट के अंदर अंदर माना क्यूब को तोड़ दिया था। और तभी एक पोज मारती है और कहने लगती है, चलो अब मुझ पर अटैक करने की तुम कोशिश करो। और तभी इस तरीके से देखने के बाद जेन मन में सोचते क्या लगता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि इसने अपने आप को पहले ही तैयार करके रखा हुआ है इस तरीके का शूट पहनने के बाद, क्योंकि ये मुझसे पहले ही फाइट करने वाली थी। और जेन भी इस बात को लेकर एग्री हो जाता है।
और वह भी अपने फाइटिंग स्टेंस में आ जाता है और रेडी है फाइट करने के लिए। ये देखते हुए सेंथिस उसके पैरों की पोजीशन को देखती है और कहने लगती है कि इसने अपने सबसे पहले लेफ्ट पैरों को आगे किया हुआ है और अपने घुटनों को नीचे किया हुआ है पीछे की तरफ, और इसने अपने कंधे को नीचे कर रखा है जितना पॉसिबल हो सके इतना, और इसने एक ऐसी पोजीशन बना रखी है जिसके कारण वह इजीली डॉज कर सकता है और अटैक कर सकता है और बिना किसी परेशानी के मूव भी कर सकता है। सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो ये जो स्टैंस है वो वॉरियर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और तभी जोयन बोलता है अब स्टार्ट हो चुका है तो चलो अटैक करते हैं, और वो फुल फोर्स के साथ बढ़ने लगता है उसकी तरफ, और सेंथिस भी रेडी होती है उसके अटैक को झेलने के लिए। और तभी जोयन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है जितना पॉसिबल है उस पर, लेकिन जो सेंथिस होती है उसके अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के रोक लेती है। ये देखने के बाद तो जोयन काफी सरप्राइज होता है और सेंथिस तो बस स्माइल मार रही होती है, चिढ़ा रही है भाई, चिढ़ा रही है यहाँ पर। लेकिन जोयन भी कहाँ हार मानने वाला, वो अपना हाथ छुड़ाते ही उससे पीछे हटने की कोशिश करता है और काफी दूर हट जाता है। और ये देखने के बाद मन में सोचते कह लगता कि मैंने सोचा था कि कम से कम मैं इसको एक हिट तो कर ही पाऊंगा, भले ही ये एक हीलिंग रैंकर है, लेकिन जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एक एस रैंक के रेडर से। और तभी सेंथिस की तरफ बढ़ने लगती है और कहने लगती है हे जोयन, मैं आज से तुमसे इनफॉर्मली बात करूंगी, आज से और अभी से। जोयन, तुमने मुझसे कहा था ओरिजिनली तुम एक वॉरियर थे, सही कहा ना मैंने? तभी जोयन कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। और तभी कहने लगती है कि तुमने अभी तक अपने वॉरियर की जो आदत थी वो छोड़ी नहीं है, जब तुम वॉरियर की तरह ट्रेडिंग कर रहे थे तब से। आखिरकार एक मैजिशियन इस तरीके से कैसे घुस सकता है किसी से फाइट करने के लिए? अच्छा जोयन, मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिरकार तुम क्या सोचते हो कि सबसे ज्यादा बिगेस्ट डिफरेंस क्या है एक मैजिशियन एक वॉरियर में? और तभी जोयन उसे रिप्लाई देते हुए कह लगता है ये शायद इसलिए हो सकता है कि एक फाइट में ये डिसाइड करता है कि तुम क्लोज रेंज फाइट करते हो या लॉन्ग रेंज। तभी सेंथिस कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, एक मैजिशियन वह होता है जो नॉर्मली अपने स्पेल्स के इस्तेमाल करने के बाद अपने दुश्मन को दूर से ही हरा दे, जिससे पहले कि उसका दुश्मन उस पर अटैक करे। पर तुमने एक वॉरियर की तरह अपने दुश्मन और अपने आप में जितना हो सके उतना डिस्टेंस को क्लोज करने की कोशिश की। अगर तुम इस तरीके से रहे और इस तरीके से तुमने फाइट की एज अ मैजिशियन तो तुम जल्दी हार जाओगे उनसे। मैं कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लीमेंट्स दी और मुझे लगता है मुझे इसे थोड़ा और ज्यादा सीरियसली ले लेना चाहिए। और तुम्हें मैं दिखाती हूँ कि एक मैजिशियन किस तरीके से फाइट करता है। और तभी देखता है कि जो सेंथिस होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और वह देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत चक्कर रह जाता है। और सेंथिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है कि इस बार मैं भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए तुम पर अटैक करूंगी, और कुछ लाइटिंग टाइप का बन जाता है वहाँ पर। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा अटैक होगा वो तुम्हें सीरियसली चोट नहीं पहुंचाएगा। और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। अगर तुम्हें कहीं चोट लग भी जाती है तो अपन है ना यहाँ पर हील करने के लिए बाबा। और ये बात सुनने के बाद वो एक्साइटेड से भर जाता है और कहने लगता है मुझे पता था कि तुम स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ कांड करने वाली हो जरूर। और तभी सेंथिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और उसके फिंगर्स की तरफ मारना खट्टा चालू हो जाता है और कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ और इस बार प्रॉपर्ली करके दिखाना कि तुम क्या कर सकती हो। और जोयन के पसीने छूट जाते हैं देखने के बाद, और सेंथिस उस पर अटैक कर देती है अपनी जो भी एनर्जी बीम है उससे। लेकिन जो जोयन होता है वो उसके बिना किसी परेशानी के डॉज कर लेता है और उसका अटैक वहां से निकल जाता है उसके पीछे से और दूसरी तरफ पोजीशन में आ जाता है लुढ़कते बुढ़कते। और तभी सेंथिस कहने लगती है कि अब तुम्हारी बारी मुझ पर अटैक करने की। और जोयन भी अपनी लाइटनिंग चेन का इस्तेमाल करना लगता है अपनी स्किल का, और तब नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लाइटनिंग चेन स्किल का इस्तेमाल कर लिया है और वह एक्टिवेट हो चुकी है। और जोयन के चारों तरफ कुछ सर्कल्स बन जाते हैं और उनमें से लाइटनिंग की चेन निकलना स्टार्ट हो जाती है। और सेंथिस वही खड़े होकर ये सब देख रही होती है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी जोयन से काफी पावरफुल है। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है लाइटनिंग चेन के कारण। तभी सेंथिस कहने लगती है तुम्हारी तो एक ए रैंक की स्किल है और तो और वो लाइटनिंग चेन दूसरी तरफ में देखा जाए तो मुझे लगता है तुमने मुझसे काफी कुछ छुपा कर रखा हुआ है जोयन, लेकिन फिर भी। और तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक एरो जनरेट करती है बिल्कुल लाइटनिंग चेन जैसा और सीधे शूट कर देती है जोयन की तरफ। और जोयन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है ये देखते हुए और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और तभी सेंथिस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास किस तरीके की स्किल है और कितनी ज्यादा अच्छी स्किल है, लेकिन अगर तुम अपनी स्किल से किसी अपने टारगेट को हिट ही नहीं कर सकते तो ऐसी स्किल का क्या मतलब, और वो स्किल यूजलेस है और कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है? तभी वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और जोयन वहाँ से खड़ा होता है, उसको चोट लग जाएगी थोड़ी सी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो बिल्कुल भी उठ ना पाए और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी सेंथिस कहने लगती है वाह वाह वाह, जैसे ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है ये तो मेरे लिए, और इसकी तो उम्मीद बिना की थी। मैंने अपने लोअर की जो अपने स्पेल की जो पावर थी वो कम की थी, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरीके से खड़े हो जाओगे तुरंत। और तभी वो अपने स्पेल की पावर और बढ़ा देती है और काफी ज्यादा स्पेल को कास्ट करना चालू कर देती है और कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमारे इस अटैक को झेल पाओगे? चलो देखते हैं। और जोयन सामने खड़े होकर बस देखने लगा है और तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं और जैसे ही उसकी आंखें चमकती हैं तो सेंथिस भी अपने अटैक का इस्तेमाल करना चालू कर देती है।
लेकिन वो अपनी स्किल यूनिवर्सल डेरिवेशन का एक्टिवेट कर देता है और जो हॉली एरो होते हैं साइंटिस्ट के वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस तक पहुंचते ही नहीं है। ये देखने के बाद तो वो कभी सरप्राइज होती है और लगती है मेरा स्पेल कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने मेरे स्पेल को डिस्पेल कर दिया, हाउ इज दिस पॉसिबल। क्या इसने मेरे स्पेल को मतलब मैजिक के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है और मेरे स्पेल को डिस्पेल कर दिया है, वो भी इतने कम समय में। हे जेयुन जेयुन जेयुन, तुम तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज देने में लगे हुए हो। आखिरकार तुम मुझसे और ज्यादा कितना छुपा कर रखे हुए हो। तभी जेयुन उससे क्या लगता है किसे पता, और वो भी अपनी लाइटनिंग चेन का इस्तेमाल करने लगता है। और ये देखकर सरप्राइज होती है सेंथिस की उसकी लाइटनिंग चेन उसके कितने ज्यादा नजदीक आ चुकी है और वो एक बैरियर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है और वो बच जाती है, लेकिन फिर भी उसे इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। और ये देखकर काफी सरप्राइज होती है कि वो अटैक जेयुन के इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं उसको रोकने के बाद भी। और सरप्राइज होती है, मन में सोचते कहने लगती है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि यह जो पावर आ रही है वो एक बच्चे से आ रही है जो अभी तक ट्रेन भी नहीं हुआ प्रोफेशनली। और दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो लाइटनिंग चेन का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है और वो हार नहीं मानता और लगातार लाइटनिंग चेन का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपने शील्ड बैरियर से उसको रोकने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो अभी एक बच्चा है और बिना मंत्र पढ़े हुए ये अभी तक इतने ज्यादा फास्ट तरीके से स्पेल को कैसे कास्ट कर रहा है। एक मैजिशियन के लिए एक स्पेल उसकी लिए सबसे ज्यादा एक जान से इम्पोर्टेंट है, अगर वो कास्ट नहीं करेगा उससे पता चलता है कि एक मैजिशियन कितना ज्यादा अच्छा है मैजिक करने में और उसके लिए एक रूल के बराबर है एक मैजिक स्पेल। और तो और हाई लेवल के जो मैजिशियन है उनके लिए पॉसिबल है कि बिना कुछ बोले ही वे मन में ही मंत्र पढ़कर उसे कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उनका जो स्पेलिंग पावर है वो कम हो जाती है। लेकिन इस बच्चे को देखो सही, अभी भी बिगनर है मैजिशियन में, तो आखिरकार ये कैसे कास्ट करने में लगा इतनी ज्यादा रफ्तार से और बिना कुछ बोले मंत्र पढ़े हुए। और दूसरी तरफ जीवन कहने लगता है मन में सोचते हुए जो मेरा स्पेल है और जो मेरी ए रैंक की स्किल है वो काम नहीं कर रही है इसके खिलाफ, और तो और मेरे पास ज्यादा माना बचा नहीं हुआ है। ये सेंथिस वाकई में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। दोनों को नहीं पता हुआ है कि आपस में आखिरकार क्या सोचने में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को खतरनाक समझ रहे हैं। तभी सेंथिस बढ़ती है उसकी तरफ और कहने लगती है तुम तो वाकई में मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रखा है, तुम तो पिटारा निकले सरप्राइज का। और ये सुनते ही जो इन सरप्राइज होता है, लेकिन जो सेंथिस होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते इस तरीके से। और देखते हैं कि हवा में उड़ जाता है किस तरीके से, पता नहीं चलता कि ऐसा क्या हुआ अभी भी इसके साथ। और वो इतनी फुल रफ्तार में उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे घुमा देती है और कहती है तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो, बहुत ज्यादा यंग हो मुझे हराने के लिए। और वो उल्टा मुंह के पर गिर जाता है और ये देखकर शॉक होता है, सरप्राइज होता है कि आखिरकार अभी हुआ क्या मेरे साथ और चल क्या रहा है यहाँ पर। और जैसे इस तरीके के एक्सप्रेशन सेंथिस देखती है इसके मुंह पर और कहने लगती है क्या कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे। और भाई इसके नजदीक आती है ना इस सूट में, कहीं बवाल लग रही है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे थे। और तभी अपना हाथ देते हुए जेन को उठाती है और वो जेन अभी भी उस ख्यालों में है कि आखिरकार अभी हुआ क्या मेरे साथ, ये जो लास्ट अटैक था उसने मुझे पटका कैसे, मैं तो इसके लास्ट अटैक को देख भी नहीं पाया, ये क्या हमारे जो रैंक है उसका डिफरेंट है, मेरी अभी की रैंक और इस ये एस रैंक की जो रेडर है उसका डिफरेंट। और वो अपने आप पर काफी तो उदास होता है और सेंथिस ये सब देख रही है। और दूसरी तरफ जो सेंथिस होती है मन में सोचते कहने लगती है कि इसका क्लोज कॉम्बैट का अभी तक जो एक्सपीरियंस है जो इसने वॉरियर के तौर पर हासिल किया है अभी तक इस समय तक, और तो और इसने बिना कास्टिंग के स्पेल का इस्तेमाल करना सीख लिया और बिना डिले के, और इसकी अनबिलीवेबल मैजिक डेरिवेशन स्पीड, अगर यह बच्चा है तो मुझे लगता है कि जो मेरा सपना है वो पॉसिबल हो सकता है। तभी सेंथिस कहने लगते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है जो कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल पर बिल्कुल सूट करेगा। तभी ये सुनने के बाद वो भी सरप्राइज होता है, कहने लगता है किस तरह का आइडिया, और कहने लगते हैं कि इसके बारे में जरूरी एक ना एक बार किसी ने जरूर सोचा होगा, लेकिन आज तक इस स्टाइल को किसी ने अपना नहीं पाया और ना ही कोई इसे अचीव कर पाया है। ये एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल है जिसे सिर्फ तुम और सिर्फ तुम ही सीख सकते हो। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है जेयन क्या एक ऐसी स्टाइल जिसे सिर्फ मैं ही सीख सकता हूँ। और तभी टीचर कहने लगती है, आई मीन सेंथिस उससे कहने लगती है आज से और अभी से तुम मुझे टीचर कहोगे, और तो और तुम्हें मुबारक हो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट बनने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जेन वो अभी भी सोच में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बगल में जो बैठी हुई होती है उसकी दोस्त वो उसे चिल्लाकर कह रही होती है हे जेयुन जेयुन जेयुन, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। और यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो तो अकेली आइसक्रीम खाने में लगी हुई है, कभी बवाल लग रही है छोरी, क्यूट तो लग रही है, बात तो है, शॉर्ट हेयर्स आई लाइक इट। तभी वो केस से कहने लगता मैं तुम्हारी बात को सुनने में लगा हूँ, तो क्या तुम अपने इस तरीके से आइसक्रीम खाना बंद कर सकती हो और खाते समय बोलना बंद कर दो यार प्लीज, डर लगता है मुझे। मैंने तुम्हारे लिए ये आइसक्रीम इसलिए खरीदी थी कि तुमने कहा था कि ये पेमेंट के तौर पर होगी क्लासेस लेने के लिए, लेकिन तुमने इतना ज्यादा खा लिया है, चौथा डब्बा खाने में लगी हुई हो फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम्हें पता भी है तुम कितना खा रही हो। तभी वो उससे कहने लगती है हाँ मुझे पता है, मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं थकी हुई, अब सीधे सीधे पॉइंट पर आ जाओ। और तभी वो ड्राइंग करके एक ड्राइंग दिखाती है कि किस तरीके से मैजिक काम करता है और हीलिंग मैजिक के बारे में बताती कौन कैसे किस तरीके मैजिक इस्तेमाल करता है।
और बताती है कि तुम्हें पता है ना कि मैजिक में कई तरह के क्लासिफिकेशन है, बैटल मैजिक, बफ मैजिक और हीलिंग मैजिक। ये 3 मैजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं अपनी लाइफ में। तभी जो उससे क्या लगता है तुम ड्राइंग में काफी ज्यादा अच्छी हो, तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो डेरिवेशन अंडर समझने की क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, और मैजिक की जो एफिशिएंसी है वो भी 5% बढ़ चुकी है। और तभी ये देखकर मुझे लगता है फिर से, और मैं बताता है कि जब मैं किसी चीज को अचीव करता हूँ तो जो सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन भेजता है इसके बारे में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सिस्टम खुद चाहता है कि मैं इम्प्रूव करूँ। तभी जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे कहने लगती है तुम तो कुछ ज्यादा ही इंप्रेसिव हो यार, क्या तुम सच में वही बंदी हो जो कि अब तक यह सोचने में लगा हुआ था कि वह एक वॉरियर बनेगा। यह तो एक ऐसे स्पेल है जिसे लोगों को सीखने में मंथ लग जाते हैं, लेकिन तुमने इन्हें कुछ ही दिनों में सीख लिया है, वो भी बिना किसी परेशानी के। तभी जेन उससे क्या लगता है क्या सच में तुमने नहीं कहा था कि तुमने इन सभी के सभी मैजिक फॉर्मूलाज को सिर्फ 3 दिन में रट लिया था। लेकिन उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे टीचर कहकर बुलाओ। तभी जेन उससे क्या लगता है ठीक है अच्छा टीचर, क्या ही दर्द है यार। तभी उसकी फ्रेंड उससे क्या लगती है क्या मैं कंप्लेन करने के लिए भी अलाउ नहीं हूँ यहाँ पर, तुम्हें पता भी है कि मैंने कब से मैजिक सीखना स्टार्ट किया है तुमसे कई गुना पहले समय, और अगर ये सब चलता रहा तो तुम मेरे बराबर जल्दी पहुंच जाओगे। तभी वह कहने लगता है जेन उससे आखिरकार तुम्हें इससे क्या लेने देना टीचर, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा जीनियस हूँ और मेरा जो स्कोर थे मैजिक में वो कितने ज्यादा थे। मैं वो बंदा हूँ जो कंप्लेंट करना चाहता है और उस बारे में सोचने लगता है जब वह हेल से मिला हुआ था, और मैं अपनी मेरी जिंदगी है दाव पर लगी हुई है। और तभी उसकी टीचर यानी कि उसकी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड कहने लगती है मैंने इसके बारे में तुमसे पहले कभी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं उस समय पर कितना ज्यादा सरप्राइज थी जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक वॉरियर बनने वाले हो, जबकि तुम्हारा जो स्पेशल मैजिक एप्टीट्यूड है वो इतना ज्यादा था, और तुमने मुझसे कहा था कि मैजिशियन बनने के बाद भी तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आखिरकार तुम उस समय अपना इतना ज्यादा एप्टीट्यूड कैसे फेंक सकते हो, यहाँ तक कि तुमने भी ये एक्सेप्ट किया है कि वो कितना ज्यादा वियर्ड और कितना अजीब था, और मैजिशियन के तौर पर तुम्हें भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो कि आजकल के जो लोग हैं वो मैजिशियन को किस रूप में देखते हैं, सभी लोग मैजिशियन को नीचा समझते हैं। तभी अचानक से उसे कुछ और महसूस होना चालू हो जाता है और उसके चारों तरफ अभी अजीब सा ऑरा दिखने लगता है, और उसे पीछे परछाई में एक वही बंदा दिखाया जाता है जो लास्ट में कुछ समय पहले फाइट कर रहा था किसी से, और ये इसका डैड है, मैं पहले बता देता हूँ। और वह सोचने लगता है उस पास्ट के बारे में कि उसने क्या किया था इसके साथ, और कहने लगता है क्या मैंने सच में यह बात अपने आप से सुना था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त पे, क्यों। और तभी उसकी चेन्स टूट जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पास्ट लाइफ में इसके साथ किसने छेड़छाड़ किया इसकी मेमोरी के साथ। और तभी इसकी फ्रेंड चाइल्डहुड दोस्त होती है उसे जगाती है, होश में लाती है, कहने लगती है सुन भी रहे हो मुझे, वैसे एक बात बताओ क्या तुम कास्टिंग प्रैक्टिस करने में लगे हो इस समय पर। और तभी ये कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कास्टिंग प्रैक्टिस करने में लगा हुआ हूँ और सीखने में लगा हुआ हूँ किसी और टीचर से। और तभी वो जो उसकी फ्रेंड होती है उससे लगती है तुम अब मुझसे कुछ ज्यादा ही कैजुअली बात नहीं कर रहे हो। तभी जो उनसे कह रहा था ठीक है अच्छा टीचर। तभी अचानक से वो अपने मन में सोचते कहने लगता है कि अभी मैं क्या सोचने में लगा हुआ था, और ये ख्याल किस तरीके के थे, क्या मैं कुछ उस समय पर इमेजिन करने में लगा हुआ था। और तो और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अजीब सी साउंड सुना भी, और उसकी पत्नी छूट जाती सोचने के बाद। और वो उस गॉडेस की बात का याद करने लगता है हल्का, जिसने उसे 2 मंथ का ट्रायल दिया हुआ था, 2 मंथ के अंदर उसे वो ट्रायल क्लियर करना है, नहीं तो वो अपनी लाइफ खो देगा। और वो मन में सोचते कहने लगता है कि अभी मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, अभी मुझे कुछ प्रोडक्टिव सीखना होगा, जितना हो सके उतना तो सोचना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर काश मेरे पास वह मेडिसिन होती उस वक्त जो मेरे पास्ट लाइफ में प्रोवाइड कराई गई थी। और वो उस पास्ट लाइफ के बंदे के बारे में सोचने लगता है जिसने वो मेडिकल पिल बनाई थी उस वक्त। यहाँ पर उस मेडिकल पिल के सहारे जितने भी रेडर्स थे उनको काफी ज्यादा मदद मिली थी, जैसे कि वैल्यूएबल पिल, और वो पिल मिल गई तो मेरी जो वॉल है वो क्रॉस हो जाएगी। तभी हमें वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर दिखाया जाता है, वह ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है, जो उसको स्विंग ओप्पा था वो सब कुछ देखने में लगा हुआ है। ओप्पा कहने में बड़े अजीब लग रहा है ना, कोरियन में सिर्फ लड़कियां ही कहती है क्या, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर, मे भी हाँ मैंने तो सिर्फ लड़कियों से मुझे सुना है। और फिर बॉडीगार्ड वहाँ पर चक्कर लगाने में हुआ है, देखने में लगा हुआ है कि कौन कैसी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी वो ट्रेनर पार्क वूजिन पर जाता है और वो कहता है कि अपने वेस्ट को ध्यान से देखो, तुम गलत स्विंग कर रहे हो। और तभी एक मैजिशियन से कहता है कांग जीना, जो तुम्हारी कास्टिंग स्पेल है वो बाकी स्लो है बहुत ज्यादा, तुम्हारे दुश्मन के सामने अगर तुम्हारे साथियों के पास हीलिंग स्पेल कास्ट नहीं हुआ समय पर तो वो लोग पहले ही मारे जाएंगे, तो और भी ज्यादा कंसंट्रेट करो। और दूसरी तरफ पहुंच जाता है सेंतेस के पास, और वो कहने लगता है ये लोग इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है रूकी के तौर पर, और इनकी जो रैंक है वो एवरेज रैंक से काफी ज्यादा बेटर है लास्ट ईयर से। और गिल्ड मास्टर किसी ख्यालों में खोई हुई होती है और वो होश में लाता है गिल्ड मास्टर को, लेकिन जो सेंतेस है वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। ये सुनने के बाद तो जो बॉडीगार्ड होता है उससे कहने लगता है क्या तुम उस मेन जेयन के बारे में फिर से सोच रही थी। और वो कहने लगती है वाकई में मैं ओप्पा आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकती। भाई मेरे मुंह से ओप्पा बिल्कुल बेकार लग रहा है, मैं नहीं कह रहा, बॉडीगार्ड ही कहूंगा मैं तुझसे। और कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। और बॉडीगार्ड से क्या लगता है अगर मैं सही सही याद कर रहा हूँ, जो चीज तुम उस
जेन को सिखाना चाहती है। काफी सारे रेडर्स ने उसको ट्राई किया हुआ है, लेकिन अभी तक सिंगल वन कोई भी बंदा उसको सक्सेस नहीं हुआ है करने में। तभी सिंथेसिस ने कह लगती है, जैसा कि तुमने देखा ही था कि जेन का जो टैलेंट है वो तुमने अपनी आंखों से देखा था, वो क्या क्या कर सकता है। भले ही तुम ये कहो कि वो एक वेटेरियन है, लेकिन फिर भी एक प्रो है, लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं होता यार। तुम देखो यार, खुद विश्वास करो। और तो और इस बंदे ने एक भी ऐसी मूवमेंट नहीं बनाई जो उसके लिए काम की ना हो। और अगर एक और एस रैंक का मैजिशियन इस कंट्री में आ गया फ्यूचर में, तो वह जरूर ही जेन होगा बिना किसी डाउट के। और भाई इसकी सोच करें सही है, बात तो है दम है। और वो कह लगती है, इस कंट्री में मैं ही अकेली एक एस रैंक हूँ। भले ही मैं एक हीलर हूँ, लेकिन मेरी अफेक्टिव बैटल इतनी भी ज्यादा लो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन इस समय पर जेन एक सुपरस्टार की तरह इस यहाँ पर आ गया और प्रकट हो गया सभी के सामने। तो ये मैजिक की दुनिया को पूरी तरीके से हिला के रख देगा, बोले तो बिडू हिला के रख देगा। समझ में आया? और काफी ज्यादा तारीफ कर रही है भाई साहब, उल्टी सीधे शब्द इस्तेमाल नहीं करने का बिडू। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जेन की तरफ, जो कि सोचने में लगा हुआ है उस पिल के बारे में, जो कि माना एनहेंसमेंट पिल के नाम से जानी जाती थी उसकी पास्ट लाइफ में। जैसा कि इसके नेम में लिखा हुआ है, जो भी इस पिल का इस्तेमाल करता है वो उसकी परमानेंटली माना एफिशिएंसी बढ़ा देता है। और यह एक ऐसा आइटम था जिसे हर एक मैजिशियन पाना चाहता था। और तभी कुछ बर्तन में बनते हुए दिखाया जाता, साला ऐसा लग रहा है जैसे जहर बना दिया, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना रहा है मॉन्स्टर। और ये कांड कर रहे होते हैं हमारे जेन भैया, ट्राई कर रहे होते हैं बनाने के लिए इस पिल को, लेकिन वो उस पर सक्सेस नहीं होता और उसे गुस्से के मारे उस पतीले को वहीं फेंक देता है। और एकदम परेशान होकर कह लगता है, आखिरकार मैंने इसको कितनी बार ट्राई कर रखा है और एक ही बार ये सक्सेस नहीं हुआ है। और तो और मैंने इसके 3 सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखे हैं। अगर ये सब इसी तरीके से चलता रहा तो मैं अपना सारा का सारा पैसा बिना मतलब के बर्बाद कर दूंगा। और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, जब आप इस मेडिसिन को बनाते हैं तो इस पॉट को वाइट हो जाना चाहिए था उस समय पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से भी रैंडम बंदे से जाकर इसके बारे में पूछ लूँ कुछ भी। और उसकी जो पिल बनाने की क्षमता थी और जो इच्छा थी वो धरी की धरी रह जाती है। भाई तुम फाइटर हो, एक मैजिशियन, ना कि कोई अल्केमी वाले। और उदास देकर वहीं बैठ जाता है और हमें बताता है कि अभी प्रेजेंट के 2020 में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि माना एनहेंसमेंट पिल किस तरीके से बनाई जाती है। और यह जो पिल है वो 5 साल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इसे इन्वेंट होने में अभी भी 5 साल लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेला ऐसा बंदा हूँ जो इस पिल की रेसिपी को जानता है और क्या इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से बनाई जाती है। जब मेरी पास्ट लाइफ में ये पिल बनाने की जो रेसिपी थी और जिस एल्केमी ने इस पिल को जनरेट किया था, खोज की थी इसकी, उसने इस रेसिपी को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया था। और तो और उस रेसिपी को इसने इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया था और उसी के साथ उसने एक खुद शब्द कहे थे इस पिल को लेकर। और हमें बताया जाता है जिस बंदे ने पिल बनाई होती है वो कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पिल है जो मैंने बनाई है वह इस दुनिया में जितने भी रेडर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा मददगार बने। और वह निराशाजनक होते हुए खड़ा होता है और क्या लगता है इस तरीके से काम नहीं बनने वाला, मुझे कुछ ना कुछ सोचकर जल्दी जल्द कुछ करना होगा इस पिल के बारे में। अगर मैं इसे नहीं बना सकता इससे बढ़िया तो मैं उस बंदे को ढूंढ लूं जो इस पिल को बनाई थी इसने। फालतू की मेहनत करने से बेटर है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसका रिजल्ट 100% श्योर हो। और जिस बंदे ने इस पिल को बनाया होता है उसका नाम ली जेसंग होता है और ये वही अल्केमी है जिसने उस पिल को रेसिपी को जनरेट किया था और पब्लिकली अनाउंस कर दिया था। भाई कितना ज्यादा अच्छा बंदा है ना। और वहां से जाते हुए स्माइल मारता है, क्या लगता है अगर यह बंदा है जिस बंदे ने इस पिल को बनाया था और ये पॉसिबल है मेरे लिए कि ये इसे फिर से बना देगा। और भले ही ये इस एक्सेलरी को ना बना पाए लेकिन इसके साथ कनेक्शन बनाना मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए किसी बात की नुकसान भी ना होने वाला। और तभी वो याद करता है कि वह बंदा सीनियर नहीं था मेरा, जो कि माइल्स एकेडमी में इस समय पर फर्स्ट ईयर में पढ़ने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो मेरी डेस्टिनी है वो माइल्स एकेडमी है। और हमें माइल्स एकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर टोटली बैरियर से उसको ढका रखा है। और तभी डिडिंग की आवाज आती है, यहाँ पर कोई उसके दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है जेन मैं घर पर आ चुकी हूँ सॉरी। और वो देखती है तो उसके घर की हालत इतनी खराब होती है और इतनी ज्यादा बदबू मची हुई रखी होती है कि वो बौखला जाती है। और उसकी मॉम होती है वहाँ पर और कह रही होती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब और हुआ क्या है और कुछ घर की हालत क्या कर रखी किसी ने, क्या मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए। और मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ चोरी हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर एक बंदा मेरे में घर में घुसकर मेरी किचन की ऐसी हालत करके चला गया है। और वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, ये बात तो है। और बताने लगता है कि जब से ये वर्ल्ड ट्री यानी कि येगार ट्री वहाँ पर अपेयर हुआ है तब से ही मॉन्स्टर अपेयर होना चालू हो गए थे। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास काफी ज्यादा पावर थी सुपर नेचुरल, और उस समय पर उन लोगों ने अपने आप को स्टेबलिश कर लिया था। और उन लोगों में से एक बंदा था जिसका नाम ली जेसन था। और जब जो पहला अवेकनर है जो कि अचानक से गायब हो चुका था बिना किसी ट्रेस के, ली जेसन उस समय पर अपेयर हुआ था जैसे कि वो उसकी मेंटल को लेना चाहता था, उसकी पावर लेकर आ गया, जो कि फर्स्ट रैंकर था, एस रैंक था कोरियन का। और जिस पर्सन से मुझे मिलना है अभी उस बंदे का सबसे ज्यादा जवान मतलब यंगेस्ट सन है ली जेसन।
तभी एक लड़की होती है वो उससे पूछ रही होती है आखिरकार तुम कहाँ जाना चाहते हो। तभी जेन उससे कहने लगता है मैं देव की तरफ पोर्टल लेना चाहता और हमें बताता है कि जो देवगुन की जगह है उसे अबंडन कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के आउटब्रेक होते रहते हैं। यह एक ऐसी सिटी है यहाँ पर मॉन्स्टर हर डायरेक्शन से आते रहते हैं और तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में चिंता करनी होगी कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा मॉन्स्टर आके तुम्हें टपका के चला जाए। इस तरीके की जगह थी देवगुन। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी रीजन है जिसके कारण अभी भी लोग वहाँ पर जाते हैं। तभी जो लड़की होती है वो उससे पूछ लगती है क्या तुम माइल्स एकेडमी के कैडेट हो। तभी वो कह लगता है नहीं, मैं वहाँ का प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हूँ, मतलब फ्यूचर स्टूडेंट। और तभी वह उस बैरियर के बाहर खड़े हो जाकर देखने लगता है उस बैरियर को कि वह बैरियर कितना ज्यादा बड़ा है और कहने लगता है जैसे ही मैं इस बैरियर को क्रॉस कर लूंगा तो मैं इस माइल्स एकेडमी की जो एंट्री गेट है मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये मेरे लिए काफी ज्यादा फैमिलियर प्लेस है मेरे लिए, मेरी जवानी के लिए और मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी यादों के साथ यह जगह भरी पड़ी है और मैं अभी भी उन्हें भुला नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी अब वह सारी की सारी जो यादें हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि अब मैं पास्ट में आ चुका हूँ, सब कुछ मैं बदल सकता हूँ। तो क्या अब मुझे अंदर जाना चाहिए? यहाँ पर इस तरीके से खड़े खड़े सोचने का कोई मतलब भी नहीं बनता। यह जो एरिया है वो पहले बिल्कुल भी सेफ नहीं था। यहाँ पर अभी भी ऐसे मॉन्स्टर है जिन्हें अभी तक हराया नहीं गया हुआ है और इधर उधर फिरने में लगे हुए हैं अभी भी, और किसी पर भी अटैक कर सकते हैं किसी भी वक्त। और तभी वह उस अकेडमी के अंदर आ जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स लोग जो भी है वहाँ पर आसपास में फिरने में लगे हुए हैं और वो मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार किस तरीके से अंदर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ली जेसन इस वक्त कहाँ पर होगा। और टेम्पररी पास मिल चुका है उसे अंदर आने का वैसे तो। और कहने लगता है कि जो ली जेसन था वो कॉम्बैट डिपार्टमेंट में था, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वो इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं था। ली जेसन की जो फाइटिंग एबिलिटी और जो प्रोबेबिलिटी थी कि वो फाइट नहीं करना चाहता, माइल्स की जो कॉम्बैट एबिलिटी है उसे बहुत ज्यादा लो करता रहा था। और तभी सोचने लगता है और अगर ऐसी बात है तो मुझे क्लासरूम में ज्यादा देखना चाहिए कि शायद वो मिल जाए मुझे वहाँ पर। और वो वहीं से गुजर रहा होता है तभी अचानक से अजीब तरीके के साउंड सुनाई देते हैं और वो देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जम चुकी है। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है क्या हमें रुकने नहीं चाहिए उन लोगों को इनकी फाइट को यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है उन्हें मैं रोकूं? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसकी फाइट में इस तरीके से बीच में आ गया तो मेरे साथ क्या होगा और मैं उस सटरेटर की मदद क्यों करूं? और तो और इस सेमेस्टर के जो मेरे पॉइंट है वो ऑलरेडी कट हो रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता और ना ही किसी मुसीबत में पड़ना चाहता हूँ। और तभी सुनता है क्या सटरेटर यहाँ पर कौन है ऐसा बंदा। और तभी ये उस अपनी यादों को याद करने लगता कि पिछले जन्म में इसके साथ यही हुआ करता था और कहने लगता है मुझे यहाँ पर थोड़ा बब्बर तो मचाना बनता ही है, इतना तो मेरा फर्स्ट टाइम जो है। आखिरकार यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी मदद करना चाहता है या फिर इंटरप्ट करना चाहता है। वैसे भी तो मैं यहाँ पर तो थोड़ी बवाल मचा ही लो। और तभी वे फुल स्पीड में आगे बढ़ जाता है उन्हें डॉज करते हुए, धक्का देते हुए। जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसमें से एक बंदा आकर सीधे जीवन से टकराता है और वो जीवन उस बंदे को संभालता है। और जिस बंदे ने वो उससे टकराया होता है वो कहने लगता है वो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और जेन से सब दिख रहा है। तभी जो बंदा उस बंदे को मार रहा होता है ग्रीन हेयर गाय को, वो कहने लगता है अब तू कौन है बे, तू कहाँ से आया है बे, क्या तुम्हारा कोई काम धंधा है हमारे सटरेटर के साथ। और जेन बस उसे घूरे जा रहा है। लेकिन जिस बंदे मार पड़ रही होती है उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और तभी हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। और जिस बंदे मार पड़ रही होती है ये बंदा ली जेसन है जिसकी तलाश हमारा हीरो यानी कि जेसन करने में लगा हुआ है। और आखिरकार इसने ऐसे ढूंढ ही लिया और जेन जी सब कुछ देख लेता है किस तरीके से इसके साथ व्यवहार होने में लगा हुआ है। और जेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इस तरह की हरकत करने के बाद। और जो जेसन होता है उसमें तो पूरी मार पड़ी रही होती है। वो कहने लगता है जो जेन होता है वो जेसन से कहने लगता है क्या ह्यूयुंग क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो न लगी। तभी जेसन जी सुनने के बाद कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो और तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। तभी जो बंदा उस जेसन को मारने में लगा हुआ होता है वो जियन के पास आते उससे कहने लगता है कंधे पर हाथ रखते हुए, अच्छा तो तुम इस सटरेटर के छोटे ब्रदर हो। मुझे इस बारे में नहीं पता हुआ था कि उसके पास एक छोटा ब्रदर भी है और ना ही तुम इसके जैसे दिखते हो बिल्कुल भी। आखिरकार इस बंदे ने अपने फैमिली के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया हुआ हमें, तो मुझे लगा था कि इसकी फैमिली को मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया है और ये एक अनाथ है। पर तुम देख सकते हो ना कि तुम्हारे ह्यूयुंग के साथ यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन करने में लगे हुए हैं और अगर तुम यहाँ पर बुरी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम बाहर जाकर उसका इंतजार करो। लेकिन भाई जेन भैया कहाँ मानने वाले, अपने हाथ से एक धक्का देते हैं उसके हाथ से, चल कमीने कहीं के, चल भूतनी के, हटा मैं अपना हाथ मेरे ऊपर से। और ये देखने के बाद वो बंदा सरप्राइज होता है कि और भाई साहब जेसन को ये देखकर कहीं घबराने लगता है और सोचने लगता है ये क्या कर दिया इसने। और जेन को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसके नजदीक आता है जेसन के और कहने लगता है हे ब्रदर आई मीन ह्यूयुंग ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम नर्स ऑफिस में चले जाओ जल्द से जल्द। क्या तुम पैदल जा सकते हो, क्या तुम चल सकते हो, उस काबिल हो। और जेसन टोटली कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है, लेकिन जैसे उस बंदे की तो भाई कुछ सुन भी नहीं रहा है और कहने लगता है इस बास्टर को दिक्कत से और फटाफट उस जेन के कॉलर को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि सामने वाला बंदा तुमसे इतना नाइसली बात कर रहा है, हे क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और भाई इतने गुस्से में देख रहा था मॉन्स्टर लेकर आज पकड़ी वाला हमारे जेन के साथ इस तरीके का बर्ताव
कतई सहन नहीं किया जाएगा। और जेन भी पूरी एकदम डरावने चेहरे के साथ उसे देखना चालू कर देता है और कहने लगता है तुम्हें पता है ये तुम्हारा दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ बदतमीजी करने का। और जेसन घबरा रहा होता है काफी ज्यादा कि कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए यहाँ पर। और जेन उससे कहने लगता है मुझे नहीं पता आजकल के जो लोग हैं वो लोग हमेशा मेरी कॉलर पकड़ना क्यों पसंद करते हैं। और कहता है कि अपने इमेज में अपने दिमाग में एक क्लियर इमेज बना लो। और यहाँ पर मन में सोचते कहने लगता है कि बाद में अपना इस मैजिक फॉर्मूला को कैलकुलेट करो, बाद में इस स्पेल को कंस्ट्रक्ट करो और फिर इसे एग्जीक्यूट कर दो जिस तरीके से उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने इसे सिखाया हुआ था। समझ में आया? तभी उस बात को याद कर रहा है जब यूनसेन यानी कि जिसकी चाइल्डहुड फ्रेंड से मैजिक करना सिखा रही थी और बताती कि यह मैजिक इस्तेमाल करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं और जो इमेज मुझे चाहिए वह उस लाइट की होंगे जो एरो की तरह शूट होते हैं। और तभी वो उस सिंथेसिस के बारे में सोचना चालू कर देता है। यहाँ पर वो बता रही होती है टीचर मतलब सिखाते हुए कि अब मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो। और तभी वो स्किल को सीख जाता है और वो हॉली एरो को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण उसमें जो हॉली मतलब लाइटनिंग टाइप का कुछ निकलता है और लॉन्डे ने जिसने उसकी कॉलर पकड़ी हुई होती है उसके हाथ की स्थिति हो जाती है और उसकी हालत ऐसी खराब होती है कि वहीं उसकी एल लग गई और वहीं पर जोर जोर से खांसना चालू कर देता है। जैसे कि ये देखकर कहीं सरप्राइज होता है कि इस तरीके से उस बुली की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि जेन ने अपना मैजिक का इस्तेमाल जो किया है इस्तेमाल हॉली एरो का। और ये देखकर कहीं सरप्राइज होता है, लगता है क्या इसने अभी अभी बिना मंत्र पढ़े हुए मैजिक का इस्तेमाल किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इस बंदे के लिए। और जितने भी लोग होते हैं वो भी सरप्राइज होते कहते हैं अभी तभी क्या हुआ यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा कह सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि अभी अभी किसी ने नोटिस किया इसको स्पेल कास्ट करते हुए। आखिरकार ये बात सेंस कैसे बनाती है, इसने अभी अभी हॉली एरो का इस्तेमाल किया था ना, एक प्रोस्पेक्टिव वॉरियर का आर्म कैसे तोड़ सकता है ये बंदा। मुझे लगता है ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर है जितना जो दिखाता है और कुछ नहीं है इसके पास, कुछ पावर वावर कुछ है नहीं है, घंटा वंटा वैसे फेंकता रहता है बहुत ज्यादा। और ये हमेशा दुनिया को दिखाता रहता है कि यही है सब कुछ, यही है गॉड, और कहता रहता है अपनिश्च भगवान है। और ये बात बकवास सुनने के बाद, पब्लिक एप्लीकेशन सुनने के बाद ना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है अगर ये सब चलता रहा तो जो मेरी रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। मुझे नहीं पता इस तरीके के बास्टर्ड कहाँ से आया है और क्या करने आया है, लेकिन मैं तुझे इस तरीके से यहाँ से नहीं जाने देता। और मुझे तो गुस्सा हो जाता है और अपने आर्म को पकड़ता है और ठीक करता है और उसमें कहने लगता है तेरी तो अभी बताता हूँ कमीने, और अटैक करने लगता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए और इन्वर्टेड में से वेपन निकाल लेता है। जब जैसे ये देखता है और कहने लगता है ये जरा सावधान, ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करने वाला है यहाँ पर जल्द से जल्द। और वो उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसको काटना चालू कर देता है, लेकिन जेन को घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं है, वो वहीं पर खड़ा हुआ है अभी भी सिंपल माइंडेड और उसकी स्किल को आते हुए बिना किसी परेशानी के देख लेता है और घूरना चालू करता है। और वो उस मूवमेंट को याद करता है किस तरीके से सेंथिस ने उसे बैरियर बनाना सिखाया होता है और कह रहा होता है कि किस तरीके से बैरियर बनाने के लिए तो मैं सारा जो माना है अपने बॉडी के चारों तरफ कंसंट्रेट करना होगा जिससे कारण वहां पर एक थिन लेयर बन जाए, मोटी लेयर बना ले कई सारी, और उसमें बैरियर बन जाएगा। और तभी देखता है और याद करता है उस मूवमेंट को किस तरीके से सेंथिस ने बैरियर बनाकर उसकी लाइटनिंग चेन को रोक लिया था उस समय पर, और उस बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उसका सारा का सारा अटैक बाउंस होकर उसी को लगेगा और वो अपना हाथ ऊपर करता है और माने बैरियर स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिससे कारण उस बंदे की जो स्वॉर्ड होती है उस बुली की वो दूर जाकर गिरती है और उसके पसीने छूट जाते हैं और आगे से गीली पीछे से नीली हो जाती है, पीली नहीं कह सकता ना। और हमें दिखाया जाता है कि जेन ने बिना किसी परेशानी के उस बैरियर को एक्टिवेट कर लिया है। ये देखने के बाद तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तभी जेन उसका अपना हाथ लाता है और उसके मुंह पर रखता है और दे मार एक पछाड़, और भाई गुस्से में उसके बहुत ज्यादा नजदीक आता है। उसकी आंखें कितनी डेविल से कम ना लग रही और क्या लगता है तुमने कर लिया अपना, अब मेरी बारी। और वो बंदा बुली कहने लगता है क्रेजी बास्टर्ड। तभी जो जेन होता है वो हॉली एरो को एक्टिवेट कर देता है जिसके कारण उसके चीतरे उड़ जाते हैं उस बंदे के, और मतलब मरता नहीं है, मार नहीं सकता ना, अकेडमी में है, लेकिन उसके चीतरे उड़ाने का मतलब है उसके हर जगह घाव दे दिए उसने हॉली एरो का इस्तेमाल करते हुए। और उस बुली की तो ऐसी लग जाती वैसी और दे मारता पछीट सीधे जमीन में और उसकी हालत एकदम खराब, एकदम लग गई ना बाट। और करो उंगली, हाँ दूसरों की उंगली करोगे, दूसरी कॉलर पकड़ोगे। और जैसे ये सब दिख रहा होता है और क्या लगता है आखिरकार ये बंदा है कौन इतना ज्यादा पावरफुल, जरा देखो इस बंदे को। और जहाँ पर जेसन को दिखाया जाता है जो कि बिना किसी परेशानी को उसे हरा देता है और अपने हाथ साफ करता है और उस जेसन की तरफ देखता है और जेसन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है कहीं फिर से बुली करने के लिए ना जाए ये बंदा, क्योंकि ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है सच में। और जेसन अपना मुंह फेरता है और वहां से जाना चालू कर देता है, वो भी बिना कुछ कहे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा बुली करने में लगा हुआ होता है उसकी हालत कतई बवाल मच गए होते हैं और क्या लगता है वाह इसको तो मैंने बुरी तरीके से पीट दिया है, या फिर ये हमेशा से ऐसा दिखा करता था, इसकी मुंह का चेहरा ये कुछ ज्यादा ही अगली नहीं दिख रहा है, ऐसा कहने में लगा हुआ होता है। ये सुनने के बाद जो जेसिंग होता है वो सरप्राइज होता है और तभी जो जेसिंग होता है वो कुछ निकालने लगता है अपने मैजिक इन्वेंट्री से और क्या लगता है खैर छोड़ो अभी, और एक पोशन का इस्तेमाल करते हुए क्या लगता है मैंने इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करने के लिए बाय नहीं किया था, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उस पोशन का जो लोगो होता है ना वो थोड़ा सस्पिशियस होता है
और ये देखकर जो जेसन होता है वो कांपने लगता है और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। और जेसन उस पोशन का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर डाल देता और वो पोशन से बिना किसी परेशानी के गिरा जाता है। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि जेसन के पसीने के छूट रहे हैं इस बुरी तरीके से इतना, और जो बंदा होता है उसके मुंह पर ये पोशन जाकर गिरता है और उस पोशन से वो जेसन तो कभी सरप्राइज शॉक होता है। और जेसन कहने लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार ये पोशन किसने बनाया हुआ है और किसने इसको सेल किया हुआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो काफी ज़्यादा प्रीटी अच्छा है। और उस बुली का चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है। तभी जेसन से कहने लगता है तो अब यहाँ पर हमने अपना मैटर सॉल्व कर लिया है, तो हम लोग क्यों ना चलकर कहीं और बात करें, थोड़ी सी पंचायत हो जाए थोड़ी बड़ी। और घूरना चालू कर देता है तो कैसा रहेगा कि हम लोग नर्स के ऑफिस तक चले जाएं। और ये सुनने के बाद तो जेसन कहीं कांपना चालू कर देता है और भी ज्यादा। भाई वो बहुत ज्यादा डर चुका है इस समय पर और बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। तभी जेसन को फॉलो करते हुए दिखाया जाता है अंदर मतलब नर्सरी ऑफिस की तरफ। और वो बहुत ज्यादा थक गया होता है दौड़ते दौड़ते, और वो चिल्लाते हुए कहता है जो नर्स का ऑफिस है वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इतना कह ही रहा होता है जेसन वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर जेसन कहीं सरप्राइज होता है और जेसन उससे क्या लगता है यहाँ पर मुझे आसपास किसी की भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है, तो मुझे ही लगता कोई हमारी बात यहाँ पर सुनेगा। भाई वो टोटली कंफ्यूज होता है जेसन कि आखिरकार ये करना क्या चाह रहा है। और क्या लगता है मुझे पता था ये बंदा मुझे ढूंढते हुए आने में लगा हुआ और तो ये भी पता है कि मैं कौन हूँ आखिरकार। और वो जेसन से पूछने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मेरे फादर के द्वारा भेजा गया है। तभी जेसन मन में सोचते क्या लगता है कि इस बंदे ने फिर से कोई गलतफहमी पैदा कर रखी है मेरे खिलाफ। ये इसे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि ये मेरे से इतना ज्यादा अलार्म रहे और मेरे को लेकर इतने चिंता करे। और वो कहता है नहीं, और कहता है आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे फादर कौन है। ये सुनने के बाद वो उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और जेसन मन में सोचते क्या लगता है, और इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने अभी मेरे बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया है कि मैं इससे क्या कह रहा हूँ। और तभी जेसन मुझसे क्या लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे ढूंढते हो यहाँ पर क्यों आए हुए हो। तभी जेसन मुझसे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर के लिए आया हुआ हूँ, तुम मेरी मदद करोगे क्या। और वो जेसन सुनकर सरप्राइज होकर क्या लगता है किस तरह का फेवर। तभी जेसन मुझसे क्या लगता है मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक सर्टेन पिल बनाओ। ये सुनने के बाद जेसन घबराने लगता है और कहने लगता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पिल मैं नहीं जानता कि तुम किस पिल के बारे में बात कर रहे हो, और मुझे ये भी नहीं पता कि कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। और बहुत ज्यादा अनॉक्सिस हो जाता है, घबराने लगता है। तभी जेसन ठहरा हरामी नंबर का और वो भी अपने जेब से कुछ निकालता और कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कहकर मुझे संतुष्ट करने में लगे हुए हो। और वो उस पोशन की खाली बोतल निकालते हुए दिखाता है और कहने लगता है कि जिस बंदे ने इस पोशन को ब्लैक मार्केट में बेचा हुआ था वो तुम थे ना, सही कहा ना मैंने। और ये जानने के बाद तो वो शौक हो जाता है और क्या लगता है कैसे, और उसकी मुझे सच्चाई बाहर आ जाती है और मन में ख्याल आने लगते हैं डरावने और कहने लगता है आखिरकार इस बंदे ने मुझे कैसे ढूंढा। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी ब्लैक मार्केट में। और तभी जेसन मन में सोचते कहने लगता है मुझे समझ सकता हूँ कि आखिरकार ये क्या सोचने में लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ब्लैक मार्केट से मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ। खैर ये इतना ज्यादा गलत भी नहीं है। तभी हमें ब्लैक मार्केट सिस्टम के बारे में बताया जाता है। जो ब्लैक मार्केट है वो एक ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो कि यूजर की आइडेंटिटी को कम्प्लीटली छुपा कर रखता है। और उस ब्लैक मार्केट में जो भी आइटम सेल्स किए जाते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस या रिसिप्ट, सब कुछ एजर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी की इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सके। अगर मेरे उस चीज के कारण ना होता तो मैं कभी पता भी नहीं लगा पाता पास्ट लाइफ के बारे में उस गॉड की आई के कारण। और अगर मुझे पास्ट लाइफ में ब्लैक मार्केट के बारे में नहीं पता होता तो मैं उस गॉड आई को सेल करने के बारे में सोचता भी नहीं उस वक्त। लेकिन ये सब चीज़ें अभी सोचना मेरे लिए एक नंबर की मीनिंगलेस है, तो फालतू में सोचने से कोई मतलब भी नहीं बनता। और तभी वो जेसन की तरफ देखता है और कहने लगता है खैर ये सब छोड़ो, जो ब्लैक मार्केट है वो नॉर्मल सिस्टम में भी काम करती है तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जेसन को दिखाया जाता है जो कि टोटली सरप्राइज होता है। और तभी जेसन उसको देखते हुए पोशन की बोतल को देखकर कहने लगता है कि अगर मुझे ये बोतल बाय कर नहीं पाता या फिर अगर ये बोतल नहीं मिलती तो जो चीज़ें अभी चल रही हैं जिस तरीके से उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलती। और तभी जो जेसन होता है वो जेसन से कहने लगता है तुमने ही ये जो पोशन बनाया हुआ है ना, सही कहा ना मैंने। और वो टोटली पसीना पसीना हो जाता है जेसन ये सुनने के बाद और कहने लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जेसन उससे कहने लगता है कि तुम झूठ बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो भाई, मैं समझ सकता हूँ पूरी तरीके से आखिरकार क्यों अपने आप को तुम छुपाना चाहते हो दुनिया से। और मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इस तरीके से समय बर्बाद करूँ इन सब की फालतू की नॉलेज हासिल करने में। और तभी वो सोचने लगता है और पास्ट के बारे में सोच जैसे यहाँ पर उसने पोशन बनाए हुए होते और किस तरीके से उसने ब्लैक मार्केट में अपने पोशन को सेल किया है। और कहने लगता है मन में सोचते हो कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उस पोशन को रजिस्टर कर दिया था ब्लैक मार्केट में। और तो और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो चीज़ें वो इस तरीके से बदल जाएंगी। मैं तो बस कुछ पैसे कमाना चाहता था। और इस बारे में सोचने लगता है और पसीने पसीने से भर जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मेरे फादर के बारे में पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी वो घबराते हुए जेसन से कहने लगता है प्लीज
किसी और को मेरे इस सीक्रेट के बारे में मत बताना, मैं तुमसे ये बस बात की रिक्वेस्ट करता हूँ। और तभी जेन उसके नजदीक आता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसे कहने लगता है, मैंने नहीं कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और वो उस बोतल को उसे वापस कर देता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक सबसे ज्यादा एक्सीलेंट अल्केमिस्ट की जरूरत है। और वो बंदा अपने हाथ में उस बोतल को देखता है और जीवन कहता है, एक ऐसे अल्केमिस्ट की जरूरत है मुझे जो वह एग्जैक्टली बना सके जिसकी मुझे अभी इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो उसको घूरना चालू कर देता है जैसे, और कहता है, क्या एक्सीलेंट अल्केमिस्ट? मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोलने में लगा हुआ है अभी मुझसे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सच है कि ये इसे मेरे फादर के द्वारा नहीं भेजा गया है? और उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन? और तभी जेन उससे कहने लगता है, एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट माइल्स एकेडमी का और तुम्हारा जूनियर, और मेरा नाम मिन जेयुन है। तभी जो जेसिंग होता है वो कहने लगता है, मिन जेयुन। और वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, सबसे पहली बात मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को सुनता हूँ और पता लगाते हैं आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। और वह उसे एक खाली रूम में लेकर आ जाता है और तभी जेन उसको देखकर कहने लगता है, तुम्हारे वर्क रूम का एटमॉस्फेयर है वो वाकई बहुत ज्यादा नाइस है। और जेसन उससे कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए। और दोनों के दोनों भाई शांति से बैठ जाते हैं और कोई एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन तभी जेसन बात आगे बढ़ाते उससे कहने लगता है, तो अब मुझे बताओ आखिरकार तुम किस तरह की फिल्म मुझसे बनाना चाहते हो? तभी जेसन उसकी तरफ घूरता है और देखता है, स्माइल मारते हुए कहता है, मैं तुमसे माना एनहेंसमेंट पिल बनवाना चाहता हूँ। और ये सुनने की बात तो कतई बहुत चक्का रह जाता है जेसन। यहाँ पर जेन उसे बता रहा होता है ये एक ऐसी पिल है जो रेडर की परमानेंट माना है वो बढ़ा देता है। ये सुनने के बाद वो कतई शौक होता है, कहने लगता है, क्या परमानेंट इंक्रीज कर देता है स्टेट्स में? कितनी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है मेरे लिए, क्या ऐसा कुछ बनाना पॉसिबल भी है? तभी जेन होता है मन में सोचते कहने लगता है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक ऐसी पिल है जिसे तुम्हारे द्वारा मेरी पास्ट लाइफ में बनाया गया था। और वो जो जेसन होता है मन में सोचते कहने लगता है, एक ऐसी पिल जो परमानेंट तुम्हारे माना स्टेट्स को बढ़ा दे। और इस तरह की इफेक्ट मतलब इतने ज्यादा इफेक्टिव क्रिएट की हुई पिल आखिरकार किस तरह के इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए पड़ेंगे? और वो बिल्कुल उसकी पास्ट लाइफ की तरह सोचना चालू कर देता है और तभी बताता, हॉर्न ऑफ मैंडारोगोरा, स्प्रिंग वाटर फ्रॉम जेतियो, शायद ये इंग्रेडिएंट मेरे लिए काफी नहीं होंगे ये बनाने के लिए। और जैसे ही इन इंग्रेडिएंट्स का नाम लेता है तो कतई शौक होता है ये सुनने के बाद और कहने लगता है, जरा इसे देखो सही, जैसे ही इसने अपनी अल्केमिस्ट के बारे में बात की तो इसका ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका है और ना ही ये पहले की तरह कांपने में लगा हुआ है। और इसने एडिशन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने थे सारे के सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से सोच भी लिए, बस इसने इफेक्ट सुना है और कुछ नहीं, और सब कुछ पता भी लगा लिया। ये बंदा कतई जीनियस है, ये बंदा वाकई में टैलेंटेड है। चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को मुझे अपनी साइड में करना होगा। और तभी वो सोच रहा होता है अपनी दुनिया असली दुनिया में वापस आता है और कहने लगता है जेन से, अगर ये इतनी ज्यादा पावरफुल इतनी ज्यादा अच्छी एबिलिटी है आखिरकार तुम मुझसे क्यों चाहते हो? किसी और ज्यादा अदर एल्केमिस्ट भी तो बनवा सकते हो ना ये पिल। तभी जेन उससे कहने लगता है, नहीं मैं और किसी से नहीं तुमसे बनवाना चाहता हूँ ये पिल। मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करवाऊंगा जो भी तुम्हें जिस चीज की जरूरत है। और वो कहने लगता है, ये मुझे पता है कि ये सच बात है कि मेरे पास जो रेसिपी है उससे मैं किसी भी एल्केमिस्ट के जाकर ये बनवा सकता हूँ पिल, और जो अदर एल्केमिस्ट है वो भी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन इस समय पर जो सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग इनकम्पेरेबल टैलेंट हासिल किया हुआ है वो तुम हो लीजिए संग। तुम्हारा जैसा टैलेंट इस दुनिया में किसी के पास नहीं, तो मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करूं और ये जो फेवर है तुम करोगे ना ये मेरे लिए। तभी जेसिंग मान जाता है इस बात के लिए और कहता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मान जाता हूँ। और हार मानते हुए बिगड़ते चरा बनाते हुए क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसको बनाने में सक्सेस रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। तभी जेन उससे कहने लगता है, जी बिल्कुल ठीक है, अगर तुम फेल भी हो गए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, सच सच बताऊं तो। तभी जो जेसिंग होता है वो कहने लगता है कि सच में सब कुछ ठीक है, अगर मैं फेल हो गया तो जो तुम्हारा नुकसान है वो बहुत ज्यादा होगा। और तभी जो जेन होता है उससे क्या लगता है, मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करने में लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर विश्वास है कि तुम जरूर पास होगे। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि आज तक का जो इन्वेस्ट है वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी समय आता है जब तुम फेल होते हो। और ये सब बात सुनने के बाद जेसन कतई इमोशनल भर जाता है, इमोशनल से। और दूसरी तरफ मन में सोचते क्या लगता है, भले ही मैं इसे ट्राई भी करूँ तो मैं फर्स्ट सक्सेस में बिल्कुल मतलब फर्स्ट ट्राई में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने वाला। और जेसन से क्या लगता है, मैं तुम्हारे काम के प्रति काफी ज्यादा उत्सुक, और मैं इंतजार करता हूँ कि तुम मुझे कुछ अच्छा रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओगे। और ये बात सुनने के बाद जो जेसन होता है वो कतई इमोशन से भर जाता है और उसकी आंखों आंसू से भर जाते हैं। और मन में सोचते क्या लगता है, ये मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझ पर कोई इतना ज्यादा विश्वास करने में लगा हुआ है। और जेसन भी यही चाहता था कि ये ऐसा महसूस करे। और मन में सोचते क्या लगता है कि जो मेरा पहला कनेक्शन है वो आखिरकार सक्सेस रहा। अब तो कतई मजा आ गया, फ्यूचर का सबसे ज्यादा बेस्ट अल्केमिस्ट अब मेरी फ्रेंड बन चुका है और वो मेरे लिए ये माना एनहेंसमेंट पिल बनाने जा रहा है। कतई मौज बांधी। जैसे कि सोचकर काफी तो खुश हो रहा होता है कि उसे एक ऐसा मौका मिला है जहाँ पर कोई उससे
उसकी एल्केमी के बारे में पूछने में लगा हुआ है और उसकी तारीफ कर रहा है। यहाँ पर जे ने उसे एक पिल बनाने का काम सौंपा होता है, ये अभी भी बैठकर उसके बारे में सोच रहा है। यहाँ पर जे ने उससे कहा था कि किस तरीके से मैं इसलिए तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जैसा कि तुम जानते हो कि इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता और ऐसा भी समय आता है कि कभी कभी तुम फेल भी हो जाओ। और तभी मन में सोचते कहने लगता है, क्या मुझे कभी पूरी लाइफ में अपने में ऐसा बंदा मिला हुआ है जिसने मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास किया हुआ है। जे ने तो मुझसे ये भी तक कह दिया था कि भले ही तुम फेल हो जाओ तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे, तुम बस अपना बेस्ट देना। और वो मुझसे उम्मीद लगा रहा है बहुत अच्छी कि मैं कर सकता हूँ उसका दिया हुआ काम। मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा कावड़ रहा हूँ और अपने अदर सिबलिंग्स भाई बहन की तरह बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ। मैंने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया था और हमेशा से अकेले रहते हुए आ रहा हूँ और अपने फादर का अप्रूवल भी नहीं ले पाया। तो आखिरकार ये ट्रस्ट कहाँ से आ रहा है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, भले ही फेल होता है तो होने दो, वैसे भी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और जैसे कि वही रोना चालू कर देता है, आंसू निकलने लगते हैं बहुत भर भर के और कहने लगता है, मेरे पास पूरी लाइफ में किसी ने भी इतना विश्वास नहीं किया है मेरे पे जितना इस बंदे ने किया है। और पहली बार मैंने किसी से कुछ हासिल किया और किसी से रिसीव किया है, वो भी इतना ज़्यादा सम्मान मेरे लिए, जिसके कारण ये जो चीज़ है वो मेरे दिल तक पहुँच चुकी हुई है। अभी हमें हेल का ट्रायल वापस से दिखाया जाता है, जिसकी टाइमिंग है वो जल्दी करके खत्म होती जाती है। 31 दिन बचे, फिर 18 दिन बचे और अब सिर्फ 10 दिन 23 घंटे और 59 मिनट बची हुई है। और दूसरी तरफ हमें उसकी ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि सेंथिस के साथ मिलकर अभी भी ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है। और सेंथिस भी इससे फुल अपने हॉली एरोस के साथ शूट करने में लगी हुई है और इसे भी न जाने क्यों इतना मजा आ रहा है इसे पीटने में, पीट नहीं मतलब एरो शूट करने में इसको, कि क्या ही बोले, मेरे को ठग जैसी बात आ गई बात, पर ऐसा कुछ है नहीं है। और हमें जेन को दिखाया जाता है जो कि अब इसके अटैक को बिना किसी परेशानी के डॉज करना सीख चुका है और पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो चुका है और काफी ज्यादा एरोस और भी आने लगते हैं उस पर। और वो शील्ड बनाना भी सीख चुका है बिना किसी परेशानी के और बिना किसी स्पेल कास्टिंग के। वे बस सोचता है और हाथ घुमाता है और वहाँ पर शील्ड आ जाती है और उसकी शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है कि वे उस सेंथिस के हॉली एरोस को बिना किसी परेशानी के रोक सकते हैं। और वो देखते हैं कि पीछे से और भी ज्यादा एरोस आने लगते हैं और जेन इस चीज को महसूस कर लेता है और ये भी अपने हॉली एरो एक्टिवेट कर देता है और सेंथिस भी अपने बैरियर के साथ उसके हॉली एरोस को रोकना चालू कर देती है। लेकिन जो उसका बैरियर होता है वो धीरे धीरे करके टूटना चालू हो जाता है सेंथिस का। ये देखकर वो कभी सरप्राइज होती है और कहने लगती है, मेरे शील्ड के अंदर क्रैक, वाह ये बंदा काफी तेजी से सीख रहा है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी यह इतना ज्यादा गिरो हो जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा कि मेरी शील्ड को तोड़ सके। ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। और दोनों की फाइट वहीं पर रुकती है थोड़ी देर के लिए और एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं वे दोनों। और तभी हमें दिखाया जाता है जेन को, जो कि कहाँ हार मानने वाला अपने माना का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग चेन की पावर को और बढ़ा देता है और उसका जो रूप होता है ना, कदम बहुत डरावना लग रहा है इस समय पर। और सेंथिस भी कहाँ हार मानने वाली, वो भी अपनी हॉली पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अपने माना को कंडेंस करना चालू कर देती है। दोनों ही अपनी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और अपने माना को अपने हाथों में कंडेंस करना चालू कर देते हैं और स्किल एक्टिवेट हो जाती है दोनों की। तभी अचानक से जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है, रुको डट खा जाओ, सब्र करो, तुम दोनों का टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और भाई इसके तो पसीने छूट गए होते हैं ये फाइट देखने के बाद कि रूम की जो हालत है ना वो ऑलरेडी इतनी खराब हो चुकी होती कि पूरी रूम की स्थिति मार रखी इन दोनों ने। और कहने लगता है, इसने मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जो रूम है जो कि आर्क मटेरियल से बनाया गया है वो इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इस पर एक छोटा सा स्केच बनाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। लेकिन जरा इन दो नमूनों को तो देखो, ये तो साले ऐसे लड़ रहे हैं जैसे बाप का मालो। तभी वे अपनी स्किल डीएक्टिवेट करते हुए अपने सोडा वोडा जो भी है ड्रिंक वगैरह एनर्जी ड्रिंक वो निकालता जाए और मजमज सोचते कहने लगता है, अगर मैं अभी मिडिल फाइट में रुका नहीं होता तो जो ट्रेनिंग हाल है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो गया होता। तभी जो सेंथिस होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बिल्कुल अनबिलीवेबल रेट पर। जब हमने स्टार्ट किया था उसके मुकाबले में अभी की जो तुम्हारी कास्टिंग करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी जो ताकत है वो रिडिकुलसली बढ़ चुकी है। क्या तुम जहाँ से जाने के बाद जो मैजिक की थ्योरी है वो भी पढ़ने में लगे हुए हो? जेन कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यह जो थ्योरी है वो अपने फ्रेंड से सीखने में लगा हुआ हूँ। तभी सेंथिस स्माइल मारती है क्यूट सी और उससे कहने लगती है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये तो काफी ज्यादा उससे बेटर है। आखिरकार मैं थ्योरी में भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती ना हमेशा। तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी अभी तक। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी जो जेन होता है वो सोचने लगता है और कह देता, हाँ बात तो सही है। और सोचने लगता है, क्या किम यूजिंग सच में इंटेलिजेंट है, इसको तारीफ मिली, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है किम यूजिंग हमेशा यही कहती रहती है कि तुम मुझे टीचर कहकर बुलाओगे, समझ में आया, तो मैं इस टीचर की ग्रेटनेस जरूर फील करोगे एक दिन।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने टीचर के लिए आइसक्रीम खरीद लेनी चाहिए? लेकिन जोयन क्या लगता है, वो टीचर तो अच्छी है, जीनियस है, लेकिन सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ क्या है मेरे लिए, उसकी पर्सनैलिटी, बड़ी अजीब सी पर्सनैलिटी है लौंडिया की। तभी सेंटोस उसके पास आती है और उसे कहने लगती है, वैसे एक बात बताऊं जोयन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक डंजन को रेड करना चाहते हो, वो भी फिर से। तभी जोयन उससे कहने लगता है, मैं बस जो भी ट्रेनिंग अभी तक की है आपके साथ, उसके इफेक्टिवनेस को चेक करना चाहता हूँ। तभी वह कहने लगता है, तुम्हारी अभी की जो काबिलियत है उसको देखते हुए मैं तुम्हें एक ई रैंक का डंजन देने की परमिशन तुम्हें दे देती हूँ, और उसमें अपना बेस्ट देना। तभी जोइन मन में सोचते कहने लगता है कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा बेटर होता कि अगर सिर्फ एक नॉर्मल ई रैंक डंजन होता, लेकिन मुझे अपने शांत दिमाग के साथ डिसीजन लेना होगा। क्या मैं सच में उस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, उस डंजन का बॉस नाइट शेड, और जो मेरा एनिमी है वो सी रैंक बॉस का मॉन्स्टर है। यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मैं पास्ट लाइफ में डी रैंक का होते हुए भी कभी भी हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। क्या मैं अकेला किसी ऐसे दुश्मन के साथ फाइट करने के लिए जा सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? अब नहीं, मैं और नहीं रुक सकता। मैंने ऑलरेडी अपनी सारी तैयारी कर रखी हुई है। अब यहाँ पर सिर्फ मेरी एक्चुअल बैटल बची हुई है। मैं कर सकता हूँ और इसे हरा कर ही मानूंगा। तभी वह जेसन के पास पहुंच जाता है तो जेसन की जो हालत होती है वो कतई खराब हो रखी होती है। उसकी आंखें देखो, वो नींद में कितने देर से नहीं सोया और कह रहता है तुम यहाँ पर आ गए जीवन, और वो एक मेडिकल पिल बना भी देता। भाई कितना टैलेंटेड लौंडा यार। और वो जीवन उससे कह लगता है, यस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की हुई है, काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। और तभी उस पिल का नाम बताया जाता है सिस्टम के द्वारा, और इसमें लिखा होता है कंज्यूमेबल आइटम है, माना एनहांसमेंट पिल है, एक ऐसी पिल जो तुम्हारे परमानेंट मैजिक पावर को बढ़ा देता है किसी भी यूजर की, और एक्सीलेंट एल्केमिस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसका जो इफेक्ट है वो और भी बढ़ चुका है इसके कारण। तभी जेन उससे कह लगता है कि ये ठीक रहेगा कि मैं इसे अभी के अभी खा जाऊँ तो, और जेन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, खा बेटा खा, मौज करो, ऐश करो। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एनहांसमेंट पिल ले ली है, और उसे एनर्जी का बवंडर महसूस होने लगता है उसकी बॉडी के अंदर, और इसके जो मैजिक स्टेट होते हैं वो 15 से बढ़ जाते हैं। ये देखकर तो सुनने के बाद तो भाई कभी सरप्राइज हो जाता है लौंडा, और कहने लगता है ये तो अनबिलीवेबल इफेक्ट्स है मेरे लिए। और तो और इस बंदे ने इस पिल का जो टेस्ट है वो काफी मीठा बना कर रखा हुआ है, जो कि इतना ज्यादा आसान नहीं है। एल्केमी एक फंडामेंटली और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट साइंस में माना जाता है, और जब तक तुम किसी सेम आइटम को भी भले ही क्रिएट करो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है दूसरे के द्वारा बनाया गया वो हमेशा डिफरेंट होता है, और डिपेंड करता है कि वो अल्केमिस्ट कितना ज्यादा स्किल है। और अगर मैं सारे के सारे जो मटेरियल है वो किसी डिफरेंट अल्केमिस्ट पे जाकर उससे कहता कि ये मेरे लिए पिल बना दो, भूल जाओ 15 को, वो तो ऐसी पिल बना के देते जिनका जो इफेक्ट है वो कम से कम 5 भी ना बढ़ा पाता ढंग से। और तभी क्या लगता, तुमने देखा, मैंने कहा था ना जेसिंग ब्रदर, जेसिंग हुइंग, कि तुम एक नंबर के टैलेंटेड हो एल्केमी में। तभी वो स्माइल मारता है और खुशी से दिल से कह रहा होता है कि मैं इसलिए कर पाया कि तुमने मुझ पर दिल से विश्वास किया था, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर विश्वास करने के लिए। तभी जेन उससे क्या लगता है, वो मैं बंदा हूँ जिसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए था, और तुम्हें जाकर आराम कर लेना चाहिए। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है ना जरा तुम कितने महीनों से नहीं सोए। तभी जेन उससे क्या लगता है, ठीक है मैं जाकर सोता हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और वो वहां से चला जाता है जी, और क्या लगता है अब इस पिल के साथ मैंने अपनी सारी की सारी तैयारी कर रखी हुई है इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। अब समय आ चुका है, कल मैं उससे फाइनली लड़ने के लिए जाऊं, और मैं उस नाइट शेड को जरूर हरा दूंगा। समय बचा हुआ है 9 डेज 22 आवर्स एंड 47 मिनट्स। अभी जो गॉडेस होती है वो उससे कह रही होती है, अब समय को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारा जो गेस्ट है वो यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाला है, डिलाइटफुल गेस्ट। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है, ये वाला लंबा लॉन्ग एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा जो गोल है ना सब्सक्राइबर्स का वो बढ़ा दीजिएगा, जल्दी से उस गोल को कंप्लीट करा दीजिए। एक और बात है गाइस, अगर आप इसका नया पार्ट चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाऊं, तो आपको 500 लाइक, कम से कम 500 लाइक और मैक्सिमम 1K लाइक करवाना पड़ेगा। जैसे ही मेरे 500 लाइक हो जाएंगे मैं एपिसोड रिकॉर्ड करना चालू कर दूंगा, और जैसे जितना मेरा रिकॉर्ड होने तक अगर 1K हो जाते हैं तो मैं तुरंत उसको अपलोड कर दूंगा उस एपिसोड को। वो आप पर डिपेंड करता है कितना समय लगता है, भले ही इसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, तो 1 हफ्ता लग जाए, इट डजंट मैटर। जब तक इसका जो टारगेट कंप्लीट नहीं होने वाला सब्सक्राइबर का और लाइक्स का गोल, तब तक नेक्स्ट एपिसोड पॉसिबल ही आ पाए। मैं रिकॉर्ड करके रख दूंगा, जब तक आप वो टारगेट कंप्लीट नहीं कराओगे नेक्स्ट एपिसोड पब्लिक नहीं होगा, तब तक हम नई सीरीज पे अपने दूसरे पे काम कर लेंगे, उसमें की बात नहीं है। आप लोग अगर इतना कराते हो तो मुझे बहुत ज्यादा दिल से खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट, और सभी लोग मौज मारो यार, राम राम सा।